हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ट्यूटर फ्रॉम मेडिजी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन। आज हम लोग पार्ट 6 देखेंगे वाटर चैप्टर का। ये हमारा जो है 6 वीडियो है जिसमें हम लोग वाटर के आगे वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। आई होप पीछे जो हमने लेक्चर किया हुआ है उसमें आप लोगों को कोई डाउट ना हो। अगर डाउट है देन यू कैन पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आज हम लोग देखेंगे नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन, जो कि 4 होते हैं: हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल इंट्रैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन एंड हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। Hydrogen bond provide many of the critical life sustaining properties of water and also stabilizes the structure of protein as well as DNA, the building blocks of a cell। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये हमारा जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में बनता है और इसको ये जो होता है स्टेबलाइज करता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, डीएनए के स्ट्रक्चर को और बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को भी ये जो होता है स्टेबलाइज करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वेरी कॉमन एंड अकर रेगुलरली बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं और हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होते रहते हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स में हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वेरी वीक एंड ईजिली ब्रोकन। जो इंडिविजुअल मान लीजिए एक हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है और उसको हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं। हाउएवर दे अकर इन अ वेरी लार्ज नंबर इन वाटर और इन एन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्रिएटिंग अ मेजर फोर्स इन कॉम्बिनेशन। जबकि ये जो होते हैं वाटर में अलॉट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये सब जो होते हैं मिलकर एक मेजर फोर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं हो पाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स और सोलेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग टुगेदर द स्ट्रक्चर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो अकेले ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं होल्ड वाटर के स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए, ताकि हमारा जो वाटर का स्ट्रक्चर हो एक साथ जुड़ा रहे। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फिर हमारा नेक्स्ट जो नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन है वो है वंडरवॉल इंट्रैक्शन। एज यू ऑल नो दैट वंडरवॉल इंट्रैक्शन इज़ अ वेरी बिग इंट्रैक्शन। तो आइए अब इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड वेंडर वॉल्स इंट्रैक्शन आर वीक अट्रैक्शन आर इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह ही जो वेंडर वॉल इंट्रैक्शन होता है ये भी बहुत ही ज़्यादा वीक अट्रैक्शन या फिर इंट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इनको हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज भी बोलते हैं। दे अकर बिटवीन पोलर कोवेलेंटली बाउंड एटम इन डिफरेंट मॉलिक्यूल। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है किसके किसके बीच में होता है? तो ये पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, कोवेलेंटली बाउंड एटम के बीच में होता है। Some of these weak attraction are caused by temporary partial charges formed when electrons move around the nucleus. These weak interactions between molecules are important in the biological system and occur based on the physical proximity. सो वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इंट्रैक्शन होता है ये हमारा बहुत ही वीक अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। इनको हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी बोलते हैं। ये पोलर और कोवेलेंटली बाउंड एटम के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। और आइए हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन ये होता है हमारा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। सबसे पहले हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोफोबिक क्या होता है। हाइड्रोफोबिक जो वाटर हेटिंग पार्ट होता है हमारा किसी भी कंपाउंड का, उसको हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं, और जो वाटर लविंग पार्ट होता है उसको हम लोग हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं। सो आइए देखते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्या होता है। Non-polar molecules really have nothing substantial for water to grab hold of। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता है वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड ऑफ करने के लिए। वाटर इज फॉर्म मोर अट्रैक्टिव टू इटसेल्फ दैन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल और द रीजन्स ऑफ नॉन पोलैरिटी। जो वाटर होता है वो खुद में इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है या फिर इंट्रैक्टिव होता है देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और द रीजन
region of non-polarity. This generally causes the non-polar molecule to just stick to itself or other non-polar species instead of water. This is why it is called hydrophobic interaction. Grease or oil will bead up on water and float on water surface. जो ग्रीस और ऑयल्स जो होते हैं वो वाटर के ऊपर ही तैरते रहते हैं। आइए हम लोग फोर्थ देखते हैं नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। ये हमारा हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन। द जनरल रूल ऑफ थंब मीन्स यूनिवर्सल थिंग। जैसे कि ये हमारा एक फ्रेज है, द जनरल रूल ऑफ थंब, मतलब होता है इसका कि ये यूनिवर्सल थिंग है, इसके बारे में सबको पता होता है। फॉर एनी हाइड्रोफिलिक स्पीसीज इज दैट इट टेंड्स टू हैव वेरी फेवरेबल इंटरेक्शन विथ वाटर मॉलिक्यूल। ये एक जनरल रूल है कि हमारा जो भी हाइड्रोफिलिक स्पीसीज होता है वो जो होता है बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल इंटरेक्शन शो करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। वाटर लव्स पोलर कंपाउंड। वाटर जो होते हैं पोलर कंपाउंड के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, मतलब ज़्यादा इंटरेक्शन उनके साथ होता है। द पार्शियल पॉजिटिव एंड द पार्शियल नेगेटिव रीजन ऑफ वाटर विल लाइन अप विथ अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन विद द पोलर स्पीसीज। जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव रीजन होता है वाटर मॉलिक्यूल का, वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन विद पोलर स्पीसीज के साथ लाइन अप करता है। दिस सर्टेनली इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी पोलर कंपाउंड और स्पीसीज। ये जो होता है किसी भी पोलर कंपाउंड या फिर स्पीसीज की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। द वाटर मॉलिक्यूल विल कम्प्लीटली हाइड्रेट ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल ऑफ स्पीसीज एंड पुल द स्पीसीज इन एक्वस स्टेट। जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो पूरी तरह से हाइड्रेट कर देता है प्रत्येक या फिर सभी मॉलिक्यूल, स्पीसीज के सभी मॉलिक्यूल को, और सारी स्पीसीज को पुल कर देता है, मतलब खींच लेता है एक्वस स्टेट में। आइए हम लोग देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक, हीमोग्लोबिन एज बफर। हीमोग्लोबिन को हम लोग बफर की तरह देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो होती है हमारी एक प्रोटीन होती है, और ये भी जो होती है हमारी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बफर की तरह ही होती है। सो हीमोग्लोबिन एज बफर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इन लंग्स में। तो लंग्स में हमारा जो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन होता है, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, मतलब जब ऑक्सीजन मिल जाता है रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन को, तो ये HbO2 माइनस में चेंज हो जाता है। और जब ये HbO2 माइनस रिएक्ट करता है हमारा H प्लस आयन के साथ, तो जब हमारा रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन रिएक्ट करेगा H प्लस से, देन हमारा HCO3 माइनस बनेगा बाइकार्बोनेट। यहाँ से हमारा H2CO3 कार्बोनिक एसिड और CO2 एक्सपायर्ड एयर में निकल जाएगा। सो हीमोग्लोबिन एज बफर का मतलब यही है कि हमारा जो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन है ये कन्वर्ट होगा ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन में। ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन जो है हमारा जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हमारा यहाँ से एक H प्लस आयन जो है रिलीज हो जाएगा, तब हमारा बनेगा HCO3 माइनस, जो कि एक बाइकार्बोनेट है। फिर बाइकार्बोनेट जो है हमारा बदल जाएगा H2CO3 में, जो कि एक कार्बोनिक एसिड है। फिर उसके बाद हमारा CO2 जो होता है रिलीज हो जाएगा एक्सपायर्ड एयर, मतलब ओपन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द non-covalent interaction, that is hydrogen bond, van der Waal interaction, hydrophobic interaction and hydrophilic interaction along with hemoglobin as a buffer, all these topics. Thank you so much for watching. Keep sharing and supporting. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Bye. Take care.